लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखो हमारे पास दो ब्लॉक है जिसमें से एक का मास है 10 kg। तो हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक का मास है मतलब कि M1 है हमारे पास 10 kg और दूसरा ब्लॉक है उसका मास है 20 kg। ठीक है। आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस पे रखे हुए। द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। द फर्स्ट मास, पहला मास जो है मूव अ डिस्टेंस एक्स एक्सिस में, मान लीजिए डिस्टेंस फर्स्ट मास मूव करता है डिस्टेंस x1 दैट्स विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव टू कीप द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास अनचेंज। मतलब पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास की वो अनचेंज रखनी है। देखो सिंपल सी बात है, डायग्राम बना लेना अगर ना समझ में आए तो। अब देखो सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में लिखते हैं, पोजीशन इन एक्स क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होता है। अब देखो अगर m1 मास है, ये मान लीजिए m1 है, ये हमारा m2 है, ये m1 है, ये हमारा m2 है। सेंटर ऑफ मास यहाँ है मान लीजिए सेंटर पे। ये इधर की तरफ क्या होता है हमारा, इधर आएगा तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, मतलब एक तो नेगेटिव होगा, एक में नेगेटिव आएगा। क्योंकि अगर ये इधर जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर आ रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस आएगा। यहाँ पे ही माइनस रख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस रख लेना, इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो तो कितनी डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कोई चेंज नहीं है तो क्या होगा अनचेंज, तो पोजीशन क्या होगी जीरो, कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। तो x2 ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, वो m1 x1 प्लस की जगह माइनस m2 x2 दैट्स विल बी इक्वल टू m1 x1 दैट्स विल बी इक्वल टू m2 x2। अब हमारे पास m1 भी गिवन है, x2 हमने यहाँ से निकाल लेंगे। m1 कितना है 10, x1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई m2 कितना है 20, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किधर होगा, इधर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो 1 सेंटीमीटर की किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ मूव करेगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेफ्ट की तरफ देखो, अगर ओरिजिन से देखें, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, और राइट की तरफ पॉजिटिव होता है। तो आप बेसिकली आप थोड़ा सिंबल को याद रख लेना और कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसका हम आंसर चेक कर लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8, 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन 9 देखो, टू ब्लॉक ऑफ मास, सेम दो ब्लॉक दे रखे, एक का मास है 10 kg, दूसरे का मास है 30 kg, ठीक। या नॉर्मली आप इस चीज़ को नेगेटिव साइन मत लो, नेगेटिव साइन ना भी लेके चलो, अगर पॉजिटिव मान के चलते हो, ठीक है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हमारी आ जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव ही लेके चलो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। जो फॉर्मूला है उसको ही डायरेक्ट फॉर्मूले से हम आंसर निकालेंगे क्या आएगा, ठीक है। और उससे फिर कौन सा पॉइंट है किधर मूव करना, उसकी डायरेक्शन देख लेंगे और सिंबल चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, ठीक है। अब देखो m1 कितना है 10 kg, m2 कितना 30 kg। क्वेश्चन नंबर 9 में द फर्स्ट ब्लॉक इज राइज थ्रो हाइट, फर्स्ट ब्लॉक राइज थ्रो हाइट, इसकी हाइट गिवन है कितना ये राइज कर रहा है। तो मान लीजिए इसकी हाइट दे रखी है जो h1 है, दैट्स विल बी इक्वल टू क्या होगी हमारी y1 दैट्स विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। y2 यानी कि h2 में गिवन नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव टू द राइज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास देखो y में क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। अब देखो अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा तो जीरो, लेकिन क्या कह रहा है, चेंज हो रहा है, क्या राइज हो रहा है।
अगर राइज हो रहा है तो 1 सेंटीमीटर, तो अगर चेंज नहीं होता तो 0, लेकिन राइज हो रहा है तो 0+1, एक राइज हो रहा है तो 1 कर दो +1, तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सारी चीज़ वैल्यू आ गई हमारे पास। सिंपली क्या करो, अब पुट करो वैल्यू, m1 प्लस m2 30 + 10 40, 40 इधर कर लो। m1 कितना है 10, y1 कितना है 70, 7 था 70 हो गया, ठीक है, प्लस 30 y2 कितना आ गया 30 y2 किसके इक्वल आ गया 30 के, तो y2 किसके इक्वल आ गया 30/30 माइनस, तो कितना आ गया -1 सेंटीमीटर। ठीक है, वही टूवर्ड्स लेफ्ट होगा ये भी। तो देखो वो तो है, सिंपल है, आप डायरेक्शन बाद में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप देख सकते हो ऑप्शन को किस हिसाब से दे रखा है, बाद में मैच कर सकते हो इसकी डायरेक्शन अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट होगा, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, कैसे जो भी होगा। क्योंकि अगर लेफ्ट में मूव कर रहा है नेगेटिव, बस ये ध्यान रख लेना, और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं इसमें। ये था हमारा क्वेश्चन 9। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन 10 है कंसिडर अ ग्रेविटी फ्री होल इन विच अ ट्रे ऑफ मास। देखो ऐसा कुछ फिगर दे रखा है, बुक से देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है, जो कैरी ए क्यूबिक ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m एज L इज एट रेस्ट इन द मिडल इफ द आइस मेल्ट बाय व्हाट डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास द ट्रे प्लस द आइस। तो इस पर सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो सेंटर ऑफ मास वुड नॉट चेंज, एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है। तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, सो जीरो सेंटर ऑफ मास, मतलब नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास, इन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कोई दिक्कत आए कोई क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन 10। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमें, देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्री ऑफ रेडियस R1 एंड R2। देखो क्या कुछ गिवन है, सेमी सर्कल, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, इसके ऊपर एक और बाउंड्री बना लो। ठीक है, ये डार्क कर दो। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, पता चल गया क्या कुछ गिवन है। चलिए अब देखो, यहाँ से ओरिजिन यहाँ पे है, ये R2 है और ये वाली जो है ये R1 है। ऐसा डायग्राम हमें बुक में गिवन है। ठीक है, चलिए अब देखियो, अब देखो सेंटर ऑफ मास निकालना ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट। यूनिफॉर्म प्लेट की जब यूनिफॉर्म की कंडीशन आ जाए ना, तो वहाँ क्या करना है, नॉर्मल समीशन को कन्वर्ट करना है इंटीग्रल में कन्वर्ट लिमिट ऐसे लगानी है कि उसका पूरा एरिया आ जाए हमारे पास। हमें क्या बताना, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका, वो चीज़ बतानी है, किस पोर्शन में जो शेडेड है। आउटर बाउंड्री भी बताना सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्या है, सर्कल है, वो भी सेमी सर्कल। तो एक को ले लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, ये जो है इसकी रेडियस क्या है R1। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसमें, देखो अगर x की बात करें, हम सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकते हैं, RCM, दैट्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RDM, ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय m कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ DM मतलब m हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास गिवन। चलिए अब देखो इसमें क्या कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें मास होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, स्मॉल एरिया का मास निकाल लो, छोटा है एरिया डिवाइड कर लो, उसका मास निकालते हैं। सबसे पहले क्या सेमी सर्कुलर है, मास पर यूनिट एरिया निकाल लो, DM/DA, दैट्स विल बी इक्वल टू बिगर मास पर यूनिट एरिया, मास बाय A। ठीक है, ये हो गया। अब मास देखो कितना इसका m है, एरिया कितना है, πr² होता है सर्कल का, ये सेमी है तो बाय 2 भी कर दो, तो πr² बाय 2 मतलब 2 से मल्टीपल हो गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास।
अब देखो डी एम मास किसके इक्वल हो गया, 2m डिवाइडेड बाई पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर, ये हो गया मास। अब देखो यहाँ से क्या है हमारे पास, इंटू डी ए, डी ए भी तो मल्टीप्लाई करो डी ए। अब देखो एरिया सेमी सर्कल के, अगर इसको कार्टेशियन के जब पोलर कोऑर्डिनेट में लेते हैं तो डी ए किसके इक्वल होगा, जो एरिया होता है, कोई भी चीज़ समझ ना आए कहाँ से आई है तो पूछ सकते हो, जो एरिया होता है किसके इक्वल होता है, आर डी थीटा, ठीक है, ये होता है क्या होता है, आर डी थीटा। तो इसको पुट कर लो एरिया को यहाँ पे, डी एम दैट्स विल बी इक्वल टू 2m पाई आर स्केयर डी थीटा। हम आर लेके चल रहे हैं तो इसको आर में ही रखो, या स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर ले लो, ताकि क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन ही करना है मेन तो। अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या बचता है वो देखो। अब हमारे पास मास तो आ गया, इसको पुट कर दो यहाँ, सिंपली है पुट करना अब तो देखो अब इसमें एक चीज़ और है, क्या, देखो इसको लिख लेते हैं पहले, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे डीएम पुट करना है, ठीक है, तो पुट करते हैं इसको, डीएम को, डीएम किसके इक्वल आ जाएगा, आर सी एम दैट्स विल बी इक्वल टू किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम डिवाइडेड बाय क्या था, एम। अब देखो मैम एम में वो स्मॉल आर लेके चलो ताकि इंटीग्रेशन में सोल्व हो जाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ आर कितना था, 2m पाई आर स्केयर, स्मॉल के लिए ले रहे थे ना स्मॉल एरिया, तो इसलिए उसको स्मॉल आर रखना, तो पाई आर स्केयर इंटू आर स्केयर डी आर। तो इसके साथ देखो यहाँ पे आ जाएगा डी आर साइन थीटा डी थीटा। अब देखो ये साइन थीटा डी थीटा क्यों आया है, उसमें हमारे पास क्या था, एक प्लेन में है, जो सेमी सर्कल है किस में है, प्लेन में है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों होगी, ये आर जो लेते हैं हम, तो मान लीजिए आर ये था, इसके साथ एंगल कितना था, थीटा, तो आर के साथ थीटा के साथ क्या होता है, आर साइन थीटा, नहीं आर कोस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। इंटीग्रेशन की लिमिट लेंगे तो कितना होगा, 0 से पाई, जब हम इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट लेंगे तो कितनी होगी, 0 से पाई, लेकिन कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 0 से पाई क्या होता है, 0, तो इसलिए ये कोस, इसलिए कौन सा टर्म आएगी, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा और 0 से पाई की उसकी वैल्यू होती है, तो इसलिए आर साइन थीटा का कंपोनेंट हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है, आर साइन थीटा कंपोनेंट क्यों लिया है वो पता चल गया। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, 2m पाई आर स्केयर को कॉमन निकालो, पाई आर स्केयर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्केयर डी आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, इसकी लिमिट कितनी है, 0 से पाई, कोस पाई कितना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस पाई कितना होता है, माइनस, बार लिख लो इसको, कोस पाई कितना होता है, -1, कोस 0 कितना होता है, -1, माइनस साइन आएगा बीच में, तो माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, प्लस का 2, तो इसकी वैल्यू आ गई +2। अब देखो इसकी वैल्यू, ये कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर, रेडियस कितनी है, रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है, अगर हमारे पास, अगर हम एक ही पार्ट ले रहे हैं, एक ही पार्ट ले रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको फिर तो सिंपली लिख लो, आर ए से आर बी ले लो, आर ए से आर बी,
RA से RB मतलब R1 से R2, RA से RB मतलब R1 से R2। देखो एक तो ये वे है कि डायरेक्ट इसको यहाँ पे RA से RB ले लो, या फिर एक 0 से R मतलब RA के लिए सोल्व करो, मतलब R1 के लिए सोल्व करो, R2 के सोल्व करो, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, फिर उनसे सेंटर ऑफ मास निकाल लो। ठीक है, एक तो ये वे है। एक हमारे पास डायरेक्ट RA/RB कहाँ से कहाँ तक हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, उसकी वैल्यू RA से RB, क्योंकि इसमें पूरा एरिया वो कन्वर्ट हो जाएगा कि हमें RA से RB तक का चाहिए। ठीक है, 2 यानी कि 4m/πr²। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बाद में, तो इसको पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ये, r³ इंटीग्रेशन हो गया इसका R1 से R2 हो गया। ये कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी, यहाँ से रहनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए देखो अब आगे आगे क्या आता है हमारे पास इसका। 4m/3πr², r³ करोगे क्या, कहाँ से कहाँ, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। यहाँ से देखो यहाँ R है, कहाँ से कहाँ है R, 2 से 1 है, तो R2 माइनस R1 करो, इसको भी, इसको चेंज कर देना R को भी, R2 माइनस R1। 4m/3π R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर डिवाइड, ऊपर है R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R2 माइनस R1 और स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब देखो नीचे क्या होता है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, पुट कर लो, 4/3m/π इतना हो गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, R2 माइनस R1 स्क्वायर ब्रैकेट R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हो गया डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1, इससे ये कैंसिल, ये बच गया डाटा हमारे पास। 4/3 R2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस का R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1, ये बचेगा। एक बार इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन में इसका आंसर क्या गिवन है। इसके आंसर में हमारे पास 4/3πr1 प्लस R2 यही गिवन है। यहाँ पे m था, अब देखो इंटीग्रेशन में डिवाइड में m भी तो था, उसको m से डिवाइड भी कर लो, m से डिवाइड करेंगे m से m कैंसिल, हमारे पास ये आंसर बचेगा। देखो एक तो ये मेथड था इसका, दूसरा मेथड है कि आप y1 निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक टर्म आएगी, पहले स्मॉल के लिए करोगे R1 के लिए 0 से R1, फिर इसको 0 से R2 के लिए करोगे। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइडेड बाय मास में भी दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो एक तो वो वे है, एक डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 11 का। देखो यहाँ से कुछ भी डाउट हो इंटीग्रेशन में या कौन सी लिमिट कहाँ से उठाई है, क्यों उठाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, आपका रिप्लाई करूँगा मैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन 12 है मिस्टर वर्मा 50 kg, मतलब M1 मान लीजिए 50 kg है, मिस्टर माथुर M2 मान लीजिए 60 kg है, और जहाँ पे ये सिंपली मान लीजिए एक वोट है, इसका एक एक्सट्रीम एज है, ये एक एक्सट्रीम एज है, इसका वूल मास सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ है, जो कंसनट्रेटेड है वो 40 kg है, और ये डिस्टेंस टोटल जो गिवन है वो 4 मीटर है। तो ये कितनी होगी सेंटर, 2 मीटर, अगर हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, तो M3 मान लीजिए 40 है, और इसकी डिस्टेंस है x3, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 मीटर, और जो M2 है ये, अगर ये ओरिजिन मानते तो ये कितनी होगी 4, तो x2 कितनी होगी 4 मीटर, और x1 कितनी होगी 0 मीटर।
ये सारा क्वेश्चन में हमारा गिवन है डाटा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कर रहा हूँ। टू डिस्कस ए मैकेनिक्स प्रॉब्लम, हमें हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस, कितनी, यहाँ पे एक मैं आदमी बैठा हुआ इस कोने पे, एक इस कोने पे, जिनके मास हमें गिवन है। एक तो मान लीजिए हमारे पास 60 है, एक 50 kg है। ओरिजिन अगर हम ये मान रहे हैं तो ये 0 होगा, ये 2 होगा, किसी को मान लीजिए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, आप देख सकते हो, ठीक है। नहीं 0 तो ये 2 नहीं होगा, ये 4 होगा, 4 है, ठीक है। तब देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सिंपल सी बात आपको पता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये गिवन हमें। m1 इंटू एक्स वन, m1 इंटू x1 कितना है 200 प्लस m2 इंटू x2 0 प्लस ये कितना 80 डिवाइडेड बाय कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3 250, नहीं 150 होगा, 150, तो ये कितना होगा 280 बाय 150। अगर इसको डिवाइड करते कितना आ गया, करो 0 से 0 कैंसिल, 15 1 15, हाँ 1.87 आ गया, 1.87, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई, लेकिन जब खाली बोर्ड थी तो उसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या थी, 2 मीटर पे थी, ठीक है। चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमें क्या है बताना, क्या है, हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर, कितनी दूर मूव करेगी, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ये ध्यान रखो। तो जिस तरफ मास किधर था, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ था, सेंटर मतलब सेंटर पे था, तो अब किधर हो गया 1.87 मीटर, तो चेंज कितना हुआ है, चेंज इन सेंटर ऑफ मास दैट्स विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर। पोजीशन है, पोजीशन क्या है, एक तरह से डिस्टेंस ही है, पोजीशन के लेते हैं कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उसके कोरस्पॉन्ड देख लो डिस्टेंस कितनी होगी। एक्स कितनी है 2 पे थी, सेंटर कितना पे था 2 थे, ये कितने पे आ गई 2, 1.87 माइनस करो कितना आ जाएगा 0.13 मीटर, इतनी मीटर आ गई, मतलब कि नियरली 13 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। देखो सिंपल है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन की चेंज हो रही है तो क्या है, डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, वो बतानी थी। आप इस चीज़ को, क्वेश्चन को बुक से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आनी तो नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सेंटर ऑफ मास है वो आप निकाल लोगे, उसके बाद डिस्टेंस ही बतानी है। मास आप कोई भी कंसिडर कर लो, अगर 60 कंसिडर तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2.13 के आसपास आएगा, ठीक है। तो उसके कारण कितनी डिस्टेंस हो वो भी आप निकाल सकते हो, तो इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपली बता दोगे इस चीज़ों को, ठीक है। अगर ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट गिवन होंगे तो आप आइडिया लगा के सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए हमारे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 13 में सिंपल है, अ कार्ट ऑफ मास एम फ्रिक्शन लेस है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, आप क्वेश्चन बुक से पढ़ना। एक कार्ट है, मान लीजिए ये कुछ गाड़ी है, एक कार्ट, यहाँ पहिया है, यहाँ पहिया है, ये सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कोई कार्ट गिवन हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे बोब लटका है इसके साथ एक, इसका मास है m, इसका मास है m। इनिशियली ये बिग M लगाओ इसको, इनिशियली एट रेस्ट, तो ओरिजिन था जब रेस्ट में थी, और इसका मास है, बोब का मास है m। ये देख जैसे ही ये ब्रेक होती है तो ये जैसे ही इसके साथ जंप करती है, ठीक है, सेवरल कोलिजन फ्लोर के साथ बनाती है और फाइनली लैंड अप इन अ स्मॉल स्लोट, इस स्लोट में लैंड कर जाती है, मेड इन द फ्लोर। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो थी बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द स्लोट इज L,
तो ये हॉरिजॉन्टल जो है डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द स्लॉट, ये डिस्टेंस जो गिवन है वो एल गिवन हमें। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी द कार्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कार्ट कितनी डिस्प्लेस हुई है। ठीक है, तो देखो वही है चेंज इन पोजिशन। तो क्या होगा, सिंपली है, इनिशियली एट रेस्ट थी तो m1 x1 प्लस m2 x2। देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखो, आपको सिंपल सी बात है, एक्स पोजीशन है ये, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, इतना फॉर्मूला गिवन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यहाँ तक। देखो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, लेकिन ये जो है वो फाइनली किधर आ जाती है, राइट की साइड आ जाती है। तो ये जो गाड़ी किधर मूव करेगी, राइट की तरफ, तो कितनी डिस्प्लेस होगी, इसकी डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेस होगी, कितनी इसने डिस्टेंस कवर की उसके रिस्पेक्ट होगी चेंज इन पोजीशन। तो वो देखो सेंटर ऑफ मास, तो m1 कितना हमारा इनिशियली था m, डिस्टेंस कितनी थी 0, पोजीशन स्टार्टिंग में तो 0 थी, कार्ट की देखें, हमें कार्ट की डिस्टेंस बतानी है। तो जैसे ही ये m इंटू एल हुआ तो इसी पे डिपेंड कर रही है ना, इस मास पे, इस मास के कारण डिस्प्लेस हो रही है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये m इंटू एक्स 0 हो जाएगा, ये कितना m2 कितना हो जाएगा m, x1 x2 कितना हो जाएगा l, m l हो गया इतना, डिवाइडेड बाय m प्लस m, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल था, ये कार्ड कितनी मूव की, ये किस पोजीशन पर डिपेंड करी, इसके कारण चेंज हो रहा है ना इसमें पोजीशन में, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मूव करती रहेगी, और एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो फाइनली डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ये राइट की तरफ इसके बो के साथ मूव करेगी। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, आप देखा है लास्ट चैप्टर में गया, अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है, अगर एक चीज़ किधर मूव कर रही है तो उसी के साथ फ्रिक्शन लेस है तो उसी के साथ अगली बॉडी मूव करेगी। ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते हो, तो डिस्टेंस कितनी होगी उसी के रिस्पेक्ट उतनी ही डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस जो सरफेस थे हमने पढ़े हैं, काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन 14 भी सिमिलर है। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 देखो, एक बैलून है, इसका मास है m, यहाँ एक स्ट्रिंग है जिसके साथ एक बंदर लटका हुआ है यहाँ पे, मोंकी। ठीक है, बंदर तो मैं क्या बनाऊँ अभी यार, यहाँ मान लीजिए बंदर लटका हुआ है इसके साथ। ठीक है, और इसकी लेंथ जो गिवन है ना वो गिवन है हमें l, ऐसे कुछ गिवन है। तो क्या हो रहा है, मास ऑफ द बैलून m है, मास ऑफ द मोंकी m है, इसका मास है m स्मॉल m। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द रोप सस्पेंडेड बाय द मोंकी वो l है। हमें क्या करना है, बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बैलून डिसेंड, घटा है क्या इनिशियली, हम अगर इसी को ओरिजिन मान लेते हैं, ये y एक्सिस है, डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कितनी हुई है, तो y मान लीजिए हमारे पोजीशन और सेंटर ऑफ मास मतलब डिस्टेंस ही होगी एक तरह से, तो m1 x1 प्लस m2 x नहीं y कंपोनेंट y लो, m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो गया। अब देखो y को एक साइड लिखो, m1 कितना है इनिशियली, कोई चेंज नहीं था, इनिशियली मान लीजिए यहाँ पे था, ठीक है, तो इनिशियली m था, पोजीशन चेंज 0 थी, तो ये m जैसे ही बंदर इससे लटका हुआ है, जैसे इसको खींच रहा है, मान लीजिए एक कंडीशन होगी जब बंदर ऊपर आ रहा है तो चेंज, अगर इसके रिस्पेक्ट देखें, अगर ये इसको खींच रहा है तो जो बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बैलून डिसेंड, कितनी डिस्टेंस डिसेंड हो सकता है ये मैक्सिमम, अगर इसको खींचे तो l तक हो सकता है, l तक हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 0, मास इस मोंकी के कारण हो रहा है m इंटू एल डिवाइडेड बाई m प्लस m, तो कितना आ जाएगा m l डिवाइडेड बाई m प्लस m, ये हो जाएगा। सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, इसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल है, पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है,
किसके रिस्पेक्ट हो रही है इसके, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन हमारी यहाँ जाएगा, तो जिसका मास है m इंटू एल, डिस्टेंस इतने, सेंटर ऑफ मास है, तो ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, चेंज इन पोजीशन x1 और x2, मतलब y1 y2 लिख लो, पोजीशन लिख दो बस, सिंपल सारी चीज़ें दे रखी हैं बस, और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मास। लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना। सबसे पहले टू पार्टिकल, उनका मास गिवन है, m1 है 1 kg और m2 हमारे पास गिवन है 4 kg। ये मास गिवन है, m1 1 kg, m2 4 kg। इफ़ देयर काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए 1/2 m1 v1 स्क्वायर है, और दोनों की इक्वल है, इसकी मान लीजिए 1/2 m2 v2 स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल है। हाफ से हाफ खत्म करो तो m1 v1 का स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो v1 का स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, m2 बाई m1 लीजिए। अब इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या बनता है, v1 बाई v2 किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ m2 बाई m1, ये आ गया। अब देखो ये हमारा इसके बाद साथ सॉल्यूशन आ गया। ठीक, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है। लीनियर मोमेंटम, तो ये लीनियर मोमेंटम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी मास से मल्टीप्लाई करो, इसको भी मास से मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम इसको करते हैं m1 v1 डिवाइडेड बाय m2 v2, जिससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे उधर उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी m1 से करो, m1 बाई m2 स्क्वायर रूट ऑफ m2 बाई m1, कितना बच गया यहाँ से, रूट m1 बाई m2, ये बच गया, यही बचना था। m1 कितना गिवन है अब बताओ, m1 हमारे पास 1 है, m2 कितना गिवन है 4 है, स्क्वायर रूट गिवन है इसका, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो यानी कि 1/2 लगा लो, तो 1/2 आ गया, तो 1/2 आ गया। ये हमारा आ गया रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिंपली ध्यान रखना, लीनियर मोमेंटम का बोला है इसलिए मास से मल्टीप्लाई किया। अगर वेलोसिटी का बोलता सिंपली तो हम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हमारा आंसर निकाल लेते। सिंपल सी बात है, लेकिन इसने जो पूछा है हमें तो वो निकालना है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 में हमारे पास क्या गिवन है, देखो ए यूरेनियम 238 न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई है कोई 238, ठीक है, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 238 न्यूक्लियाई। इनिशियली एट रेस्ट एमिट एन अल्फा पार्टिकल विद स्पीड, एमिट एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया, अल्फा पार्टिकल है ये, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है v1, दैट्स विल बी इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड ऑफ द रेजिड्यूल न्यूक्लियाई, तो इससे कुछ बचा, अल्फा पार्टिकल निकला तो कुछ रेजिड्यू बच गया, ये अल्फा पार्टिकल निकला, रेजिड्यू जो रिकॉइल वेलोसिटी इसकी वो बतानी है हमें, v2 जो पार्टिकल है उसकी वो रिकॉइल वेलोसिटी बताओ क्या होगी। ठीक है, ये बतानी है हमें रिकॉइल वेलोसिटी। तो सबसे पहले बचा क्या है, देखो वो देख लो। अब देखो कंडीशन क्या होगी, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो हम क्या कह सकते हैं m1 v1 किसके इक्वल होगा, m2 v2 के इक्वल होगा, क्योंकि देखो अल्फा न्यूक्लियर तो मोमेंटम इज कंजर्व, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 हो गया। अब देखो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, मास कितना होता है 4, तो मास कितना हो जाएगा 4,
अल्फा पार्टिकल क्या है, m1। m1 का मास लिख लो 4 इंटू वेलोसिटी कितनी है 1.4 इंटू 10⁻⁷ दैट्स विल बी इक्वल टू m2v2। अब रिकोइल नहीं, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, रेजिड्यू न्यूक्लियस है जो, उसमें से अगर एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 माइनस करो, 238 था, कितना बच गया, 4 माइनस किया 234, तो उसका वो मास बच गया, v2 उसकी वेलोसिटी है। अब हमें रिकॉयल वेलोसिटी v2 ही निकालनी थी, वो होगी 4 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 234। बस इसको कैंसिल करो, कैलकुलेट करो, मैं कैलकुलेटर में देखता हूँ उसको। ये आ गई 2.4 इंटू 10⁻⁵। क्या वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो कोई भी दिक्कत लगे किसी क्वेश्चन में, क्या चीज़ क्यों उठा रहे हैं, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, क्योंकि कई चीज़ें नहीं समझ में आती। एक पार्टिकल था यूरेनियम जो टूटा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकला है कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, रेडियो एक्टिव है, तो उसमें से कुछ निकल के ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, नॉन एक्साइटेड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अ मैन ऑफ मास, एक मैन है, उसका मास दे रखा है m1 मान लीजिए 50 kg, स्टार्ट मूविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे मूव करना, एंड एक्वायर स्पीड, तो उसकी स्पीड भी दे रखी है v1 दे दी 1.8 मीटर पर सेकेंड। विद व्हाट स्पीड डज द अर्थ रिकॉयल, अर्थ की रिकॉयल वेलोसिटी निकालनी है, v2 निकालनी है, रिकॉयल वेलोसिटी वही सेम कंसेप्ट, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, रिकॉयल वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका अर्थ का मास भी गिवन होना चाहिए m2, हाँ वो गिवन है, बुक से आप चेक कर सकते हो, 6 इंटू 10⁻24 kg गिवन है बुक में ही। ठीक है, ये चीज़ें गिवन है, v2 निकाल लो, m1 कितना है 50, m2 v1 m1 कितना है 50, v1 कितना है 1.8, दैट्स विल बिकल m2 कितना है 6 इंटू 10⁻24 और इंटू v2। अब v2 निकाल लो यहाँ से, v2 कितना होगा 50 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻24, कैलकुलेट करो, बस v2 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻23 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना इसकी, अब कोई गड़बड़ ना करती हो, मैंने कैलकुलेटर में भी हो जाती है कई बार, चेक कर लेना अगर कोई दिक्कत लगे तो, कंसेप्ट मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 और कर ही लेते हैं। अ न्यूट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, एक न्यूट्रॉन है इनिशियली एट रेस्ट, डी के इंटू है, ये डी के होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, द इजेक्ट इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम दे रखा है p, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, उसके बाद दे रखा हमें एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो कितना गिवन है 6.4 इंटू 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आप चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, यूनिट। फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द प्रोटॉन, रिकॉयल स्पीड निकालनी है, फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ प्रोटॉन, रिकॉयल स्पीड ऑफ प्रोटॉन, तो वेलोसिटी निकालनी है किसकी, प्रोटॉन की, रिकॉयल वह हमें निकालनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन, एक ये हमें निकालनी है, क्वेश्चन में बोल रहा है, और ए पार्ट, इसका जो ए पार्ट है वो बोल रहा है कि इफ द इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो जो है आर इजेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जो है
वो सेम डायरेक्शन में इजेक्ट हुए हैं। रिकॉयल बताना है वेलोसिटी, तो वही सेम केस है, मास इंटू वेलोसिटी एम वी पी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पी ई, दैट्स विल बी इक्वल टू, ये सेम डायरेक्शन में मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन का निकालना, तो मोमेंटम ऑफ पी मोमेंटम ऑफ ई प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, पी के लिए क्या था, एम वी पी, ये लिख सकते हैं मोमेंटम, ये मोमेंटम हमें गिवन, इसको डायरेक्ट लिख लो 1.4 इंटू ये कितना है मोमेंटम ऑफ, ये 6.4 इंटू 10⁻⁻26 इंटू 10⁻⁻27, ये सारा डाटा हमें गिवन है। देखो जानबूझ के भी गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मैंने कर दी है, इसको इस फॉर्म में ही लिखना। प्रोटॉन का कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है, बीच में प्लस का साइन भी तो है इसलिए, ये कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वीपी चाहिए, वीपी दैट्स विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। यहाँ से 10⁻⁻27 कॉमन निकालो, यहाँ से 27 बनाओ पहले, इसको पॉइंट हटाया 10, तो कितना हो जाएगा 10⁻, ये 14 हो जाएगा, 14 6 20 20.4 डिवाइडेड बाय 1.67, 10⁻⁻27 खत्म हो जाएगा। कैलकुलेट करना सिंपल है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से आ गया ये 12.2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट रहता है ना इसमें, इसके पार्ट में, तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आप क्वेश्चन को देखो, अगर इफ द इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन आर रिजेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन, इजेक्ट हुए अलोंग द सेम डायरेक्शन, अगर रिकॉइल पूछ रखी है, रिकॉइल स्पीड ऑफ प्रोटॉन, तो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को इक्वेट कर लो, मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये था हमारा ए पार्ट। इसमें अब आता है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ दे आर इजेक्टेड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मास ऑफ द प्रोटॉन, अच्छा मास ऑफ द प्रोटॉन तो हमें गिवन था बुक में। ठीक है, इफ दे आर इजेक्टेड अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर वे इजेक्ट हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इजेक्ट हो तो क्या होगी। देखो अगर वे दोनों, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया और एंटी न्यूट्रॉन, अगर वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन वो इसके अपोजिट ही होगा, प्रोटॉन वो इधर हो गया, तो इनका रिजल्टेंट की बात करें तो वो इधर होगा, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एम इस चीज़ को इसके इक्वल रख सकते हैं। तो इसके लिए मोमेंटम कितना है, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी वीपी निकालनी है। मास तो हमारा गिवन है ही इसके लिए 1.67 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये बी पार्ट है। ठीक है, अब देखो ये जो लिखी थी ना, इसको क्या निकालना है, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 40 पॉइंट हटाया 10⁻⁻27, तो 10⁻⁻27 कॉमन निकाल लो। स्क्वायर तो है तो कॉमन आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर प्लस 6.1 का स्क्वायर, और ये तो कॉमन आ गया, 10⁻27 से 10⁻27 गया, तो वीपी किसके इक्वल आ गया, इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ गया 14 का 196। ठीक है, प्लस 6, मतलब इनका स्क्वायर रूट निकाल लो फॉर्म में डायरेक्ट, कितना आएगा चेक करो। ये आ गया 15.4। ठीक है, अब हमारे पास 1.67 है ही, तो 1.67 से डिवाइड करो, कैलकुलेशन कर लो कितनी आएगी। ये आ गया 9.2, ये आ गया 9.2 मीटर पर सेकेंड, चेक कर सकते हो। ठीक है,
सिंपल सी बात मैंने बताई है, आप डायग्राम ब्लॉक डायग्राम बना लो थोड़ा आइडिया के लिए, हमें क्या बोलना है क्या निकालना है, ठीक है। सिंपल जो मैकेनिक्स हमने पीछे चैप्टरों में यूज़ किए वही यूज़ करते चलो, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए इसको यहीं तक करते हैं, आज यहीं तक स्टॉप करते हैं। थैंक यू।